हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार हैं आपके। देखिए आईपीओ का सीजन चल रहा है, जहां पर बजाज हाउसिंग फाइनेंस आईपीओ से तो रिलेटेड जितनी भी क्वेरी आ रही है वीडियो हमने बना दी है। प्लीज देख लीजिएगा लिस्टिंग गेन स्ट्रेटजी क्या होने वाली है, यानी जिनको आईपीओ ना मिला हो उनको भी क्या करना है वो ये वीडियो देख लीजिएगा। और यहाँ पर हम बात करने वाले हैं नॉर्दर्न आर्क कैपिटल की। लैंडिंग बिजनेस में है तो किस तरीके से जानते हैं, लेकिन अगर आपको मेन बोर्ड और एसएमई दोनों आईपीओ के बारे में जानना है, हिंदी और इंग्लिश में उनके ब्लॉग के बारे में जानना है, तो आप हमारी वेबसाइट पर जाकर पढ़ सकते हैं। अलॉटमेंट स्टेटस भी देख सकते हैं और अप्लाई भी कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में है और ये हिंदी इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। जहां तक हम बात करते हैं तो 2009 में कंपनी शुरू हुई थी। ये एमएसएमई फाइनेंस, माइक्रो फाइनेंस, व्हीकल फाइनेंस और एफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस, यानी बहुत महंगे वाले नहीं, ठीक ठाक रेंज वाले घर के फाइनेंस में और एग्रीकल्चर फाइनेंस में है। एमएसएमई फाइनेंस का मतलब ये हो गया जो स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइज बिजनेस है ना, वहां पर। और माइक्रो फाइनेंस यानी स्मॉल लोन से रिलेटेड। और इस चीज को जब इन्होंने कहा तो हम सोचे कि इनकी वेबसाइट पर भी देख लें, तो एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी लाइन इन्होंने अपनी वेबसाइट पर लिखी हुई है, टैपिंग क्रेडिट अपॉर्चुनिटी इन इंडियाज इमर्जिंग सेक्टर। और ये ही है हुक इस कंपनी का, जो हमें समझना है। इमर्जिंग यानी एक्चुअली ग्रोथ हो रहा है ना, लाइक। तो यहाँ पर इन्होंने उस चीज को दिखाने की भी कोशिश की है कि हम 15 साल से कर रहे हैं, किस तरीके से इन्वेस्टर हैं, कितना फाइनेंस कर दिया है। और उससे भी मजी चीज व्हाट वी डू में जब आप देखोगे तो जो पॉइंट हमने बताई है वो यहाँ पर इन्होंने दिखाने की कोशिश की है। अब यहाँ पर जैसा कि आप समझ ही गए कि एमएसएमई या माइक्रो फाइनेंस और कंज्यूमर फाइनेंस में ये एक्टिव तरीके से काम कर रहे हैं, तो हम ये देखने की कोशिश करते हैं कि ये सेक्टर कितना तेजी से बढ़ रहा है। तो नॉन रिटेल कैटेगरी में अगर हम पाए तो 2024 से 2026 में 13 से 14% का सीएजीआर से ग्रोथ है। और यहीं पर अगर हम रिटेल कैटेगरी में पाते हैं तो 16% के सीएजीआर से ग्रोथ है। ठीक है, और ये अगर पकड़ के चलो कि 16 इधर 13 14 इधर, ऑन एन एवरेज 14 से 15% का सीएजीआर मान ले, बहुत अच्छा माना जाता है। क्योंकि आपको पता है बहुत सारे आईपीओ आ रहे हैं, हम हर आईपीओ में इंडस्ट्री एनालिसिस करते हैं जिससे आपको उसका फ्यूचर पता चल सके। तो वहां पर 15-16% सीएजीआर ग्रोथ की कंपनी बहुत कम मिलती है। तो यहां पर 16 तारीख को खुलेगा, 19 तारीख को बंद हो जाएगा। 249 से 263 का प्राइस बैंड है। जो इनके एम्प्लॉय हैं उनको 25 रुपए का डिस्काउंट दे रहा। उसके अलावा 777 करोड़ का इशू साइज है, जिसमें 500 करोड़ फ्रेश इशू और ऑफर फॉर सेल 277 करोड़ का है। अगर हम एसेट देखते हैं तो इंप्रूव हुआ है। 2022, 23, 24 का डेटा लिए हैं। रेवेन्यू बढ़ा है, पिट बढ़ा है, नेटवर्थ बढ़ा है और कर्ज बढ़ा है। अब कर्ज पे फोकस नहीं कीजिएगा, क्योंकि जैसे ही बैंक पे और एनबीएफसी पे हम आते हैं जिनका काम लोन देने का होता है, तो उनका कर्ज ज्यादा ही रहेगा, क्योंकि वो यही काम कर रहे हैं। तो ये एक फर्क समझना जरूरी है। बाकी ओवरऑल क्या हुआ, एसेट, रेवेन्यू, पेट, नेटवर्थ सब कुछ बढ़ा है, जो अच्छी बात है। अब हमने रेवेन्यू का बाइफर्केशन देखा कि आप जब इस तरीके से बता रहे हैं तो डायरेक्ट टू कस्टमर को कितना बेच रहे हैं और लेंडिंग टू कंपनी को, क्योंकि हमने रिटेलर का बिजनेस ग्रोथ भी देखा और नॉन रिटेलर का भी देखा। तो डायरेक्ट टू कस्टमर का इनका बिजनेस 59.27 यानी मोटा मोटा 60% का है और उधर 40% का है। तो रेशियो दोनों साइड पकड़ के चल रहे हैं, आप ये नहीं कह सकते कि कमजोर वाला है। जब हम वैल्यूएशन पे आते हैं तो आप डेट टू इक्विटी 3.9 है। उसके बाद इसका जब हम बुक वैल्यू देखने की कोशिश करते हैं तो 1.49x है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ पे आते हैं तो 13.32% है और इंडस्ट्री का जब आते हैं तो 14.79%, यानी इंडस्ट्री से थोड़ा कम है। लेकिन जब हम पीयर कंपैरिजन में आते हैं तो अर्निंग पर शेयर मुझे लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट आता है। और अर्निंग पर शेयर पे जब नजर डालोगे तो इनका अर्निंग पर शेयर डेफिनेटली कम है बाकी से। एसबीएफसी फाइनेंस को हम नहीं पकड़ रहे हैं, 2 मिनट के लिए इसको भूल जाएं। तो ओवरऑल बाकी इनसे ऊपर बैठे लोग काफी कुछ हैं। RONW में भी देखेंगे तो रिटर्न ऑन में तो इसका उतना ज्यादा नहीं है, दूसरे ज्यादा है। तो ये एक फर्क का पॉइंट पीयर कंपैरिजन में भूलिएगा मत। उसके बाद हम ये देखते हैं कि ये जो सेक्टर है क्या इसने लास्ट 1 साल में रिटर्न दिया है या नहीं दिया है। तो बड़ा ही मिक्स मैच कहानी है। मिक्स मैच का कहानी, सिर्फ एक कंपनी है चोलामंडलम जिसने 30% का दिया, बाकी की फ्लैट कहानी। यानी पीयर तो कहीं से एक्साइटमेंट नहीं क्रिएट कर रहा है कि पीयर वाइज में 1 साल में हुआ है। क्योंकि आप गौर कर पा रहे होगे कि हम 1 साल के रिटर्न के हिसाब से ऐसे देख रहे थे कि भैया वो सेक्टर चल रहा है क्या, तो कुछ तो ऐसी बात होगी, सेक्टर चल रहा है तो एक उम्मीद होती है। तो अब इनके पैसे का जो रेज कर रहे हैं, क्यों रेज कर रहे हैं, तो इनका प्लान है कि हम जो है फ्यूचर कैपिटल रिक्वायरमेंट को पूरा करेंगे जो लेंडिंग से रिलेटेड है। ब्रांड नेम को हम और इन्हांस करेंगे, क्योंकि अगर देखा जाए तो अभी ब्रांड नेम के नाम पर बहुत बड़ा मार्केट रेपुटेशन वर्ड गलत हो जाएगा, बट बहुत बड़ा नाम नहीं है, ये कहना ज्यादा सही होगा। उसके बाद
पब्लिक मार्केट क्रिएट हो जाएगा, क्रिएशन ऑफ पब्लिक मार्केट लिस्ट होते ही। तो ये सारी कहानी है। अब पॉजिटिव क्या है, निगेटिव क्या है? तो 10 साल से कंपनी काम कर रही है और एनबीएफसी कंपनी जैसी जो लेंडिंग के धंधे में है 10 साल से टिकी हुई है, दैट मीन्स कि कहीं ना कहीं कुछ ढंग से काम कर रही है। जो फ्यूचर जिस सेक्टर में ये काम कर रहे हैं वो धमाका है, और इन्होंने अपनी वेबसाइट पे खुद ही बता दिया इमर्जिंग सेक्टर में हम काम कर रहे हैं। उसके बाद ओएफएस क्या है, वो कम है, फ्रेश इशू ज्यादा है, तो अगेन ये एक अच्छी बात है। जो इनके फाइनेंशियल है लास्ट 3 साल में इंप्रूव हुए हैं, अगेन अच्छी बात है, ठीक है। उसके बाद कंपनी का डाइवर्सिफाइड बिजनेस है इक्वल लेवल पे, जो आपने देखा वो भी एक अच्छी बात है कि मतलब किसी एक सेगमेंट पे अटके हुए नहीं है, तो ये अगेन इंपॉर्टेंट है। तो अब निगेटिव क्या है? तो वैल्यूएशन रेशियो आपने देखा था कि कहीं से दमदार नहीं है। पीयर के कंपैरिजन में आरओएनडब्ल्यू देखा था कि वो कहीं से दमदार नहीं है। प्लस आपने देखा कि पीयर ने एक साल में परफॉर्म नहीं किया, जबकि एक साल से तो स्टॉक मार्केट सिर्फ ऊपर जा रहा है, सिर्फ ऊपर जा रहा है, वहां पर परफॉर्म नहीं किया। ये भी एक क्वेश्चन मार्क है एज अ पीयर, राइट। जैसे कहते हैं कौन सा सेक्टर चल रहा है, तो पिछले एक साल में ये सेक्टर तो चला ही नहीं, राइट। उसके बाद अगर कंपनी जिसको भी पैसे दे रही है अगर वो डिफॉल्ट कर जाए तो क्या होगा? एनपीए इंक्रीज होगा, और एनपीए इंक्रीज होगा तो वो कंपनी पे प्रेशर देगा। तो एनबीएफसी और बैंक में एनपीए बड़े इंपॉर्टेंट लेवल देखे जाते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है, कंपनी का कोई भी आइडेंटिफाइबल जो प्रमोटर है वो नहीं है एज पर टर्म ऑफ सेबी और आईसीडीआर रेगुलेशन जो कहता है उस पे, और ये भविष्य में एक मेजर कंसर्न क्रिएट कर सकता है। तो ये किस तरीके से हैंडल ये लोग आगे करेंगे वो देखने वाली बात है। और ये जो एनबीएफसी में ये जो लोन का काम है भैया, बहुत ही कॉम्पिटिटिव धंधा है, ये आपको भी पता है। तो वहां पर ये किस तरीके से आगे निकलेंगे, और शायद यही रीजन हो कि इतने साल से काम करने के बाद भी पीयर को बीट नहीं कर पा रहे हो, तो वो भी एक रीजन हो सकता है। उसके बाद पैसे की रेगुलर जरूरत होती है, तो चूंकि ये इतनी बड़ी कंपनी नहीं है, कहीं से भी कुछ भी ऊपर नीचे हुआ तो उसकी मुश्किल हो सकती है। और निगेटिव कैश फ्लो है, तो अगेन निगेटिव कैश फ्लो ये देख रहे हो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में, तो ये कहीं से अच्छी बात नहीं है। तो ये है इसका निगेटिव पॉइंट। उसके बाद कंपनी कुछ की लेंडर जो मतलब कर्ज देने के लिए है उसी पे डिपेंडेंट है। तो टॉप 5 लेंडर सोर्सेज में अगर आओ तो 34% का, और टॉप 10 में 52% का। जो मैंने कहा ना कि इनके पास पैसे, एनबी बैंक क्या करती है, आपसे पैसे लेती है, आगे दूसरों को देती है, चाहे कॉर्पोरेट को दे या नॉर्मल दे। एनबीएफसी क्या करते हैं, बॉन्ड या कहीं से पैसे लेते हैं, सोर्सेज से लेते हैं, एचएनआई से लेते हैं। तो वो कई तरह की चीज़ें होती है, तो उसमें ये जो लेंडर्स पे हैं तो ये डिपेंडेबल हैं। तो ये भी एक बड़ा ही मुश्किल है कि कभी भी कुछ भी ऊपर नीचे हो तो वो एक क्वेश्चन मार्क क्रिएट कर सकता है। अब यहाँ पर ग्रे मार्केट प्रीमियम शायद यही रीज़न है कि जीरो है, वरना कल ही आपने देखा था कि जब हमने इसकी वीडियो बनाई आर्किड डेवलपर्स की, तो ग्रे मार्केट प्रीमियम कितना गर्म था। आई होप आपने वो वीडियो देख ली होगी, नहीं हो तो चैनल पे जरूर देखिएगा। तो फिलहाल तक तो अभी ग्रे मार्केट प्रीमियम ठंडा पड़ा है, तो ठंडा फाइनेंशियल भी बिल्कुल ठंडे, और कई सारे पॉइंट ऐसे हैं जो ठंडे लग रहे हैं। तो दिस इज द पॉइंट। बाकी कोई भी अपडेट होगी मैं दूंगा, आप अप्लाई करेंगे या नहीं कमेंट में बताइए, और सीखना में मजा आया तो बस ऐसे ही फॉलो करते रहिए और वीडियो को शेयर करते रहिए। थैंक यू।